Hey guys, welcome back. I hope you all are doing good. अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ कंपनी जिसको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से। तो तीन कंपनीज को हम कवर करेंगे, स्टार्टिंग विद इंडिया शेल्टर, फॉलोड बाय होम फर्स्ट फाइनेंस और तीसरा है एप्टस वैल्यू हाउसिंग। तो इन तीनों के लिए क्वार्टर में परफॉर्मेंस कैसा रहा वो देखेंगे, कौन सी कंपनी अपने गाइडेंस के इन लाइन चल रही है या फिर अच्छा कर रही है, तो कौन सी थोड़े गाइडेंस से पीछे है, ये थोड़ा पिक्चर को समझेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रिमाइंडर ऑफ द ईयर के लिए इनका प्रोजेक्शन क्या है, क्या ये ग्रोथ सस्टेन हो सकती है, मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या गाइडेंस दिया है, उस चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। अब बिफोर गोइंग इनटू द स्पेसिफिक, मे बी लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन। तो वी नो रेट कट्स हुआ है 100 बेसिस पॉइंट का सिंस स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, और इट इज एक्सपेक्टेड कि गिवन जब रेट कट्स होते हैं तो ईएमआई का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाता है, जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। तो इसेंशियली एक नेचुरल टेलविंड मिलता है, जो हाई टिकट आइटम्स होते हैं जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम लोन्स होता है, वहां पे भी ईएमआई कम होता है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि इसका बेनिफिट इन सारे होम फर्स्ट जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनको एक नेचुरली बेनिफिट मिलता है। तो अब इस क्वार्टर का जो नंबर आया है, Q1 का जो इनका परफॉर्मेंस आया ना, अब तक वो इतना स्ट्रांगली इनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। बट गिवन की अभी रेट कट हुआ है और जो मॉनसून है वो बेटर है, तो रूरल इकोनॉमी में जहाँ पे ये मेजरली इनका प्रेजेंस होता है टीयर 3, 4, 5 सिटीज में, विच इज प्रोमिनेंटली सेमी अर्बन और रूरल एरिया है जहाँ पे ये तीनों कंपनीज ऑपरेट करती है, वहां पे एक रूरल जो डिमांड है वहां पे अपटिक आएगा और इनकी बिजनेस को एक नेचुरल टेलविंड मिलेगा, इट इज एक्सपेक्टेड। तो ये Q1 में अभी तक इतना प्रोमिनेंटली नहीं दिख रहा है, बट तीनों के मैनेजमेंट है उनका कहना है कि जो रिमाइंडर ऑफ द ईयर है Q2, Q3, यहाँ पे इनके नंबर्स में थोड़ा अपटिक आएगा। Q1 तो वैसे भी जो एक सीजनली थोड़ा सा वीकर होता है एंड विल टॉक अबाउट मल्टीपल रीजंस, बट द डिमांड विच इज एक्सपेक्टेड इज बेटर इन दी रिमाइंडर ऑफ द ईयर, और ये Q4 आते आते बहुत बेटर पिक्चर हो जाएगा, ऐसा इन तीनों का एक कॉमन एक्सपेक्टेशन है। अब जो इस क्वार्टर के नंबर्स आए, जैसे इंडिया शेल्टर ने अपने कॉन कॉल में बात किया कि मल्टीपल पैरामीटर्स दैट आर इंडिकेटिंग कि टू व्हीलर्स का वॉल्यूम हो जाए या फिर पैसेंजर व्हीकल का वॉल्यूम हो जाए, जो कंजम्पशन को इंडिकेट करता है, या फिर जो यूपीआई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं, सिंगल डिजिट में ग्रोथ है जो टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल के साइड पे जो डिमांड है, तो कंजम्पशन ओवरऑल थोड़ा सा स्लगिश है। ऐसे सिचुएशन में ये अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो कैटेगरी है वो रिलेटिवली अच्छा कर रहा है। इन्होंने एक रिपोर्ट का भी मेंशन किया जो इकरा ने पब्लिश किया है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग का ये जो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइम हाउसिंग फाइनेंस, तो ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो छोटे टिकट साइज के लोन्स होते हैं, जो इन सेमी अर्बन रूरल एरियाज में कस्टमर्स को दिए जाते हैं, प्रोमिनेंटली मे बी सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कोई दुकान चला रहा है, कोई किराना शॉप ओनर है या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, तो यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग जो की रिक्वायरमेंट होती है वो बेटर है, और ये जो स्पेस है स्पेसिफिकली इट इज एक्सपेक्टेड कि 20% प्लस से ग्रो होगा। तो ये तीनों जो कंपनीज है करंटली ऑल्सो दे आर ग्रोइंग अबव दैट पेस, तो ये इंडस्ट्री पेस से बेटर कर रही है। आवास है, आधार है, बट आप इनके नंबर देखेंगे तो दे आर ऑलमोस्ट इनटू हाई टीन्स, 18-20 के परसेंट के आसपास आपको ग्रोथ दिखेगा। तो ये जो तीन है ये हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में मुझे सबसे बेटर करते हुए दिख रही है, तो दैट्स व्हाई द आइडिया फर्स्ट इनको कवर में कर रहा हूँ। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद मे बी इंडिया शेल्टर फर्स्ट, ये सबसे बेटर करती हुई दिख रही है ये, और अपने जो गाइडेंस है इनके एब्सोल्युटली गोइंग इन लाइन विद इनका जो गाइडेंस है, तो इनका गाइडेंस होता है 30-35% अपने एएम को ग्रो करना ईयर ऑन ईयर बेसिस, और इनका इस क्वार्टर का भी जो नंबर आया है वो इन लाइन आया है टुवर्ड्स द हायर एंड, 34% का ईएम का इनका ग्रोथ आया है। और ये रिलेटिवली देखेंगे मार्जिनली जो प्रीवियस इनका हिस्टोरिकली ट्रेंड रहा है, जहां पे ऑलमोस्ट 35 टू 40% ग्रो करते थे, उससे थोड़ा कम है, बट इट इज स्टिल वेरी गुड नंबर जो एएम का ग्रोथ इनका आया है 34% का। अब सी इनका अगर थोड़ा कस्टमर प्रोफाइल फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो ये जनरली ऑपरेट करती है रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में, जहां पे इनका मेजोरिटी जो कस्टमर बेस है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। इनका बुक में जो कंपोजिशन अगर प्रोडक्ट वाइज देखेंगे तो ये मेजरली ऑलमोस्ट 60% जो इनका बुक है वो होम लोन का है, और जो रिमाइंडर है 40% के आसपास, 37%, 40 टू 43% माय बैड, वो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये इसेंशियली लैब भी करती है, होम लोन भी करती है। अब ये कॉम्बिनेशन इसेंशियली अंडरस्टैंड करना जरूरी इसलिए है बिकॉज बेस्ड ऑन आप किस तरह का प्रोडक्ट सर्व कर रहे हो, किस तरह के क्लाइंट को आप सर्व कर रहे हो, आपको जो यील्ड मिलता है लोन पे वो वैरी हो सकता है। तो इंडिया शेल्टर का जो लोन पे मिलने वाला यील्ड है, अगर वो देखेंगे तो 15% के आसपास इनको यील्ड मिलता है, और ये बेटर है इन टर्म्स ऑफ अगर आप कंपेयर करेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस से जिसको 13 के आसपास मिलता है, बिकॉज प्रोडक्ट और कस्टमर सेगमेंट जो है वो अलग है। तो ये लैब भी करती है और होम लोन भी देती है, बट जो कस्टमर सेगमेंट है सेल्फ एम्प्लॉयड इज मोर। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में इसेंशियली क्या होता है, क्योंकि कस्टमर की बिजनेस कर रहा है, उसकी जो हिस्टोरिकल मे बी जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है वो अगर उतना स्ट्रांग नहीं है, बिजनेस इनकम अगर इतना सस्टेनेबल नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो जो उसको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वो रिलेटिवली हायर होता है कंपेयर टू सैलरी एम्प्लॉयड, जिसका एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड होता है, हिस्ट्री बन जाती है, एक पर्टिकुलर डे पे एक पर्टिकुलर अमाउंट अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो एक उसकी प्रॉपर हिस्ट्री बन जाती है। तो उसको थोड़ा कोई भी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसको लोन देने के लिए रेडी हो जाएगा, तो उसका क्रेडिट प्रोफाइल क्योंकि बेटर है, वहां पे थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। तो ये हाउसिंग फाइनेंस केस में देखना जरूरी है कि ये इसका बिजनेस मॉडल में क्या डिफरेंस है, जिसकी वजह से यील्ड्स पे आपके इंपैक्ट आ सकता है। तो ये एक फैक्टर है। अब सी कौन सा बिजनेस मॉडल बेटर है इज नॉट द क्वेश्चन, बट
फैक्टर्स क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं वो हमको आइडिया मिल जाता है यहाँ से। तो सेल्फ एम्प्लॉयड को ज्यादा देते हैं, टिकट साइज देखेंगे तो 10 लाख के आसपास एवरेज इनका टिकट साइज है, और तीनों का विद इन ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज है। होम फर्स्ट फाइनेंस भी 5 to 25 लाख का देता है, बट एवरेज टिकट साइज ये 10-12 लाख के आसपास ही आ जाएगा। अब इंडिया शेल्टर के लिए जो बेटर चीज इनके फेवर में एक वर्कआउट एक और जो होती है ना, वो इनका बुक है। लोन बुक का अगर इनका आप ओवरऑल साइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 8 to 9 thousand करोड़ के आसपास है, और ये सबसे छोटा है। होम फर्स्ट फाइनेंस का ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ के आसपास है, एप्टस भी ऑलमोस्ट 11-12 thousand करोड़ के आसपास है। तो ये सबसे छोटा भी प्लेयर है पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में, तो जिसकी वजह से अपने बेस से लोअर बेस पे हायर पेस से ग्रो भी हो रहा है, और इनका यही गाइडेंस भी होता है। हम फॉर इयर्स टू कम नेक्स्ट 3 to 5 years हम यही पेस से 30-35% एएम से एएम के पेस से ग्रो कर सकते हैं। तो ये इनका गाइडेंस भी होता है। अब थोड़ा वापस आते हैं नंबर्स पे, तो इफ यू नोटिस कि इनका इस क्वार्टर में जो एएम का ग्रोथ है, डिसबर्समेंट जो इन्होंने किया है, तो 24% वाई ऑन थोड़ा बड़ा है, बट -5% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो। नेचुरली Q4 जो होता है वो इनके लिए सबसे अच्छा होता है, बेस्ट होता है। तो उस हायर बेस के कंपेरिजन में थोड़ा ये नंबर थोड़ा स्लोअर दिख रहा है। -5% डिसबर्समेंट का इनका ग्रोथ रहा है। बट अगर थोड़ा आगे बढ़े तो ब्रांच एक्सपेंशन इन्होंने काफी अच्छा किया है। 24 ब्रांचेस इन्होंने इस क्वार्टर में ऐड किए हैं। पूरे साल का इनका गाइडेंस है 40 to 45 ब्रांचेस को ऐड करना। अगेन काफी इनलाइन चल रहा है इस गाइडेंस के साथ भी अपने। इनके अगर ओपेक्स को हम देखेंगे तो ये 4.2 पे आया है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए या फिर ईयर ऑन ईयर देखिए 20 बेसिस पॉइंट से नीचे आए। अब ये ओपेक्स टू ओईएम एसेंशियली हमको क्या बताता है कि जैसे आप ब्रांच एक्सपेंशन कर रहे हैं, आपको एम्प्लॉयज हायर करनी है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, तो एसेंशियली आपके ऑपरेशनल जो खर्चे वो बढ़ जाते हैं। तो आप ब्रांच एक्सपेंशन करते हो, अगर ओपेक्स पे कंट्रोल नहीं है तो आपके बॉटम लाइन में हिट आएगा। तो इनका ओपेक्स टू ओईएम स्टिल कंपेयर अगर आप करेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस या एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस से, तो हायर साइड पे है। दोनों का जो एप्टस या फिर होम फर्स्ट का ओपेक्स टू ओईएम का नंबर हम देखेंगे तो अराउंड 2.7 है। तो ये 2.7 कंपेयर में हायर है, बट इनका गाइडेंस है कि इट इज गोइंग टू डिक्लाइन एवरी ईयर बाय ऑलमोस्ट 15 to 20 बेसिस पॉइंट, और ये दिख भी रहा है। इस क्वार्टर का जो नंबर है वो 4.2 है, तो यही इनका गाइडेंस है, एवरी ईयर इट विल कम डाउन until it reaches number around 2.5 to 2.7। तो ये उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगेन दैट गाइडेंस इज मेंटेन, इज इन लाइन विद जो इनका गाइडेंस है। इसके अलावा अगर इनके स्प्रेड्स और निम का अगर पिक्चर देखें तो यू विल नोटिस कि इनका यील्ड काफी स्टेबल रहा है, अराउंड 15%, 10 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे इंक्रीज दिख रहा है। और इनका कॉस्ट ऑफ फंड जो है इंटरेस्टिंगली जो है 20 बेसिस पॉइंट से घटा है। तो अब ये कॉस्ट ऑफ फंड्स क्यों घटा है, तो इसके पीछे अगेन मल्टीपल फैक्टर्स है। एक तो है कि जो ये रेट कट्स हुए हैं, अब उसमें से पार्शियली बेनिफिट इनको पास ऑन हुआ है। तो जैसे इनका अगर बुक का कॉम्पोजिशन देखेंगे तो इनके बुक में जो रेपो लिंक बुक है वो 35% है बोरोइंग साइड। तो जो यहाँ पे रेट का ट्रांसमिशन हुआ है उसका एक बेनिफिट पार्शियली इनको मिला है, जिसकी वजह से इसके कॉस्ट ऑफ फंड 20 बेसिस पॉइंट से कम हुए हैं। इनका कहना है कि जो रिमाइंडर ऑफ द ईयर है इसमें हमको और 20 बेसिस पॉइंट से रेट कट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ फंड से इनका ओवरऑल आगे चलते हुए और कम होने वाला है। तो इसेंशियली अगर कॉस्ट ऑफ फंड इनके कम हो रहे हैं, और इनका कहना है कि हमारा अगर बुक का कंपोजिशन देखेंगे एसेट साइड जो हम कस्टमर को लोन दे रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 80% जो बुक है वो फिक्स रेट वाला है। उसको अगर बाइफरकेट करें तो 50% इज कंप्लीटली फिक्स्ड। वहां पे तो कुछ रेट कट का जो बेनिफिट है वो ट्रांसमिशन करना नहीं है, वो कंप्लीटली फिक्स्ड है। और जो रिमेनिंग 35% है वो सेमी फिक्स्ड है, मतलब उसमें जो फर्स्ट 30 मंथ्स होते हैं वहां पे हम रेट कट पास ऑन नहीं करते, वो फिक्स रहता है। आफ्टर 36 मंथ उसको हम रेट कट पास ऑन करना स्टार्ट करते हैं, और अभी भी उसमें 18 मंथ्स है। तो ये जो ऑलमोस्ट 80% बुक है वहां पे इमीडिएटली कोई भी रेट कट का जो बेनिफिट है वो पास ऑन नहीं होने वाला। तो इसेंशियली एक साइड आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग तो घटने वाले है, बट आपकी यील्ड जो है वहां पे कुछ भी सच प्रेशर नहीं होने वाला है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो स्प्रेड्स होता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर यील्ड्स एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स, वो थोड़ा इंक्रीज होगा। तो इसेंशियली आप देखेंगे तो इनके कॉस्ट ऑफ जो ये स्प्रेड से 6.1 से 6.4 पे आ गए, विच इज सच ए हेल्दी साइन, राइट। मतलब आपके स्प्रेड्स इंप्रूव हो रहे हैं, आप ब्रांच एडिशन कर रहे हैं, ओपेक्स टू ओईएम आपका कंट्रोल में है, आपका एएम ग्रोथ स्ट्रांग है। तो ये अब तक का जो पिक्चर है इट्स ऑलमोस्ट लाइक वेरी गुड सिनेरियो दैट इज करंटली वर्किंग इन फेवर ऑफ इंडिया शेल्टर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगेन गो बैक टू द नंबर्स, यू विल नोटिस इनका एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा डिटोरिएशन हुआ है, बट ये कुछ सीजनल फैक्टर्स है जो इन्होंने मेंशन किया। तो कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ा नीचे आया है, 98% पे है। जीएनपीए एनएनपीए स्लाइटली डिटोरिएट हुआ है 20 बेसिस पॉइंट से, जीएनपीए 10 बेसिस पॉइंट से, एनएनपीए डिटोरिएट हुआ है। और क्रेडिट कॉस्ट भी थोड़ा सा इंचअप हुआ है कंपेयर टू लास्ट Q1, 10 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है, सॉरी डिटोरिएट हुआ है। तो इसेंशियली क्रेडिट साइड पे थोड़ा सा इनको चैलेंज दिखा है। अब व्हेन आस्क्ड अबाउट क्या ये स्पेसिफिक कोई ज्योग्राफी वाइज है या फिर कोई स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट है यहाँ पे इनको प्रेशर दिख रहा है, तो इनकी मैनेजमेंट ने काफी क्लियरली इंडिकेट किया कि दिस इज नॉट एनी स्पेसिफिक ज्योग्राफी और एनी स्पेसिफिक क्लाइंट बेस या फिर एनी प्रोडक्ट, ये इसेंशियली सीजनल इम्पैक्ट है। तो अब ये सीजनल इम्पैक्ट क्या होता है, तो इसेंशियली ये जो Q1 होता है, यहाँ पे स्कूल्स हैव वैकेशन, तो ये वैकेशन में पीपल जनरली ट्रैवल, तो उसकी वजह से ईएमआई का जो पेमेंट्स होता है वो रिलेटिवली टाइम पे नहीं हो पाता है। इसके अलावा क्योंकि जून के टाइम में स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां पे एक फी जो स्कूल का फीस है वो क्लाइंट्स को पे करना, कस्टमर्स को पे करना होता है। तो ये स्कूल फीस और ये वेकेशन वगैरह में ट्रैवल, इसकी वजह से जो इनकी ईएमआई है जो कस्टमर के,
वो टाइमली नहीं आ पाते हैं, बट दिस इज अ सीजनल इम्पैक्ट जो इनके, और ये स्टोरी सिर्फ इंडिया शेल्टर की नहीं है, ये हम होम फर्स्ट फाइनेंस या फिर एप्टस में भी इन सेम चीजों पे बात हुआ। तो दिस इज अ फिनोमिना अक्रॉस बैंक्स एंड एनबीएफसी दैट विल सी कि Q1 जो होता है ना रिलेटिवली सॉफ्टर होता है ड्यू टू दिस सीजनैलिटी इम्पैक्ट। नाउ यू विल थिंक यार स्कूल फीस पे करना भी कोई रीजन हो गया, बट सी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर सेगमेंट कौन से है। हम सेमी अर्बन टू रूरल सेगमेंट्स के कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, जो मंथली में भी 15, 20, 30, 50,000 का मंथली इनकम है। तो वहां पे स्कूल फीस कैन बी अ बिग फैक्टर जो इनकम जो इनके एक्सपेंडिचर में बूस्ट करता है, राइट। तो यहाँ पे ईएमआई का पेमेंट नहीं आना इज अ सीजनल इम्पैक्ट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज लाइक दिस, और यही एक फैक्टर है जो इनके जो नंबर्स में करंटली इम्पैक्ट दिखा रहा है, इनका कहना है। और ये ऑलरेडी इनका कहना है कि जुलाई ऑनवर्ड्स यहाँ पे रिकवरीज दिखी है, और रिमाइंडर ऑफ द ईयर में इनका कहना है कि हम विल रिकवर जो भी क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा डिटोरिएट हुआ है। इवन ये स्टोरी आप देखेंगे ना इनका Q4 में अगर लास्ट देखेंगे, तो जो इनका गाइडेंस था वो उस रेंज में आ गए थे। क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे तो शार्प डिक्लाइन हुआ था Q4 में। तो यही इनका एंटीसिपेशन और एक्सपेक्टेशन इस साल भी है कि हम ईयर एंड जैसे प्रोग्रेस करेंगे, बाय एंड ऑफ द ईयर विल अगेन गो बैक टू आवर नॉर्मल रेंज ऑफ जेएनपी एंड एनएनपी, और क्रेडिट कॉस्ट भी इन रेंज आ जाएगा। इस साल का जो इनका गाइडेंस है 40 to 50 बेसिस पॉइंट के आसपास क्रेडिट कॉस्ट को मेंटेन करना है। तो इसेंशियली अब 0.5 पे है, तो इसेंशियली देयर इज अ डाउनटिक दैट इज एक्सपेक्टेड इन द रिमाइंडर ऑफ द ईयर। तो विच इज अगेन बेसिकली द पॉइंट इज कि कोई भी अलार्मिंग यहाँ पे सिग्नल नहीं है, इनका कहना है इट इज द सीजनल इम्पैक्ट, और ये धीरे धीरे ओवर द पीरियड रिकवरी आ जाएगी। तो ये एसेट क्वालिटी वाइज कुछ चीजों पे इन्होंने हाईलाइट किया। अब इनके अगर आरओई का नंबर देखेंगे तो विच इज अगेन वेरी गुड। और ट्रेंड देखिए, सी आई मीन जस्ट नॉट लुक एट द नंबर। तो आई ऑलवेज हैव मेंशन या किसी बैंक एनबीएफसी को आप ट्रैक करें तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको डिटेल्स नहीं समझ में आ रही है उसका आरओई का डायरेक्शन क्या है। तो आरओई इनका लास्ट ईयर में Q1 में था अराउंड 14%, जो अब बढ़ के हो गया है 17%, और इनका मीडियम टर्म का जो गाइडेंस 18% का है, तो उसको भी अचीव करने के वो इनलाइन चल रहे हैं। तो इसेंशियली जो ब्रॉडर इनका पूरा ओवरऑल जो पिक्चर है ना, ये काफी अच्छा है, काफी स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स इन्होंने प्रेजेंट किया है। एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा डिटोरेशन हुआ है, बट वो सीजनल इम्पैक्ट हुआ है। और जो खास बात है कि क्रेडिट कॉस्ट इनका बड़ा जरूर है, बट फिर भी इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। तो अगर आप इनका पीएनएल देखेंगे तो यू विल नोटिस कि इस साल का इंटरेस्ट इनकम ग्रो हुआ है 36% से, नॉन इंटरेस्ट अदर इनकम जो है वो 59% से बढ़ा है, तो टोटल इनकम ऑलमोस्ट 40% से बढ़ा है। और जो इनके एक्सपेंसेस है ऑपरेटिंग, क्योंकि ऑपरेटिंग ओपेक्स टू एएम का जो रेशियो है वो कंट्रोल में है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटिवली स्लोअर पेस में ग्रो हुआ है। तो इनका जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मोर परसेंटेज से ग्रो है, 44% का यहाँ पे इनको क्रेडिट जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। क्रेडिट कॉस्ट यू विल सी कि 50% का जम है, बट फिर भी इनका जो बॉटम लाइन है मोर देन 44% बढ़ा है। तो इसेंशियली इनको इस साल ऑपरेटिंग लेवरेज ये हमेशा से इनको मिलता है। इंडिया शेल्टर एवरी क्वार्टर यू विल सी ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनको मिलता है। प्रॉफिट ग्रोथ इज ऑलवेज हायर जो इनका एयूएम का ग्रोथ होता है। तो सब कुछ पैरामीटर्स पे इंडिया शेल्टर इज ऑलमोस्ट टिकिंग ऑल द बॉक्सेस। तो दैट्स व्हाई आई थिंक कि ये जो स्मॉल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, बट दैट इज डिलीवरिंग ऑलमोस्ट ऑन ऑल पैरामीटर्स। अब देखना पड़ेगा जो भी इनके मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि हमारे जो नंबर्स है ओवर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर इंप्रूव होंगे, ये तो हमें ट्रैक करने के बाद ही पता चलेगा। कुछ और बिजनेस अपडेट्स की बात करें जो इन्होंने शेयर किया है, अब ये काफी कंजर्वेटिव होके चलते हैं। वी नो एसेट क्वालिटी वाइज जो ये रूरल सेमी अर्बन रीजन है वहाँ पे चैलेंजेस थे, एक कस्टमर ने 3-3, 4-4 लोन्स दिए थे। तो ये कंजर्वेटिव होके कैसे चलते हैं, अब ये एसेट क्वालिटी इतना अच्छा मेंटेन कैसे करते हैं। तो ये लोन टू वैल्यू रेशियो को जो इसेंशियली बता रहा है कि अगर 1 लाख रुपए का अगर वो घर का कॉस्ट है, तो उसके अगेंस्ट जो ये लोन देते हैं वो हार्डली 45 to 50 लाख का देते हैं। तो अगर वो कस्टमर अगर डेलिंक्वेंट भी होता है, अगर वो रीपेमेंट नहीं कर रहा है, अगर वो 90 डेज तक रीपेमेंट नहीं करता है, तो एनपीए बन जाएगा। फिर सरफेस के एक्ट के अंदर आप डिफरेंट एक्शंस लेके आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। तो रिकवरी आप तभी कर सकते हो अगर आप उसको सेल कर पाओ, फिर अगर आपको वहां पे कितना वैल्यू आता है वो घर बेचने के बाद। तो ये लोन टू वैल्यू जितना नीचे होगा, आपको बेटर चांसेस है कि आपका पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। तो ये अपना लोन टू वैल्यू रेशियो कंपेयर करेंगे अदर हाउसिंग फाइनेंस से, काफी कंजर्वेटिव लेके चलते हैं। 45 to 50 के आसपास इनका लोन टू वैल्यू रेशियो का टारगेट भी है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, इनका एसेट क्वालिटी वाइज अगर डिटोरेशन होता भी है इनकेस, तो इनको रिकवरीज बेटर होती है। और ये इनका गाइडेंस से आगे भी मेंटेन करने का अराउंड 50% लोन टू वैल्यू रेशियो, which is again a good indicator which will help them in the upcoming quarters as well. अब कुछ challenges जो इनका प्रीवियस क्वार्टर में हमने बात किया था कि एमपी में यहाँ पे जो इनका कुछ एम्प्लॉय बेस है वहाँ पे पोचिंग हुआ था, एट्रिशन था। तो ये सारे चैलेंजेस अभी इनके बिहाइंड है। इनका कहना है कि हमारा जो मैनेजमेंट टीम है वो ऑलरेडी इन प्लेस है, सेटल हो गया है एमपी रीजन में, और यहाँ पे अब कलेक्शन वगैरह पे ज्यादा फोकस होगा, और जो डिटोरेशन यहाँ पे हुआ था इन द पास्ट दैट इज गोइंग टू रिकवर। तो ये सब अब चीजें जो है जो इनकी दिक्कतें थी लास्ट क्वार्टर में, अब वो ऑलरेडी दे आर बिहाइंड। इसके अलावा इनका कहना है कि पीएम आवास जो 2.0 जो स्कीम है उसके तहत
बेनिफिट कस्टमर को मिलना स्टार्ट हो गया है, कुछ नंबर्स ऑलरेडी इनके कस्टमर को बेनिफिट मिला भी है, और इस स्कीम के तहत देयर इज मोर बेनिफिट एक्सपेक्टेड। तो ये स्कीम एसेंशियली हेल्प्स कि आपको एक कस्टमर जो गवर्नमेंट है वहां से सब्सिडी मिलता है। अगर आपका फर्स्ट होम लोन है, आप फर्स्ट टाइम कोई होम बायर है, तो आपको एक सब्सिडी मिलती है। तो ये बेनिफिट एसेंशियली प्रमोट करता है अफोर्डेबल स्कीम की, ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो स्कीम है उसको ये प्रमोट होता है। तो एसेंशियली ये भी है एक फैक्टर है जो इनको ऐड करने वाला है। और एज आई ऑलरेडी मेंशन कि ये जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है एमसीएलआर, जैसे रेपो रेट का जो ट्रांसमिशन है एमसीएलआर में जैसे ट्रांसमिट होगा, एमसीएलआर के रेट कम होंगे तो इनका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो कम होगा, जिसकी वजह से इनके स्प्रेड्स बेटर होंगे और इनका ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे बूस्ट होने वाला है। और उन यील्ड्स में तो ऐसा कोई पास ऑन मेजरली करने नहीं वाले, तो ओवरऑल इनका जो स्प्रेड और निम है मेंटेन रहेगा, यहाँ से इंप्रूव होगा। तो ओवरऑल जो इंडिया शेल्टर के नंबर्स है दे आर वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स, और वील हैव टू ट्रैक रिमाइंडर इनके लिए कैसे रहता है, बट दे आर वेल इन ट्रैक सो फार। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करते हैं। अब होम फर्स्ट फाइनेंस का जो नंबर है वो भी अच्छा ही आया है, बट कुछ हिकअप्स है इनके लिए, इनके जो नंबर्स में देखे हैं। तो फर्स्ट अगर इनके नंबर्स को देख ले तो यू विल नोटिस कि इनका एयूएम का जो ग्रोथ आया है वो इस क्वार्टर में अराउंड 28 to 29% आया है। अब ये अपनी गाइडेंस के इनलाइन तो चल रहे हैं बट लोअर साइड पे, तो इनका गाइडेंस होता है 28 to 30% के आसपास करने का। और हिस्टोरिकल भी देखेंगे तो ये 30-35% से ग्रो हो रहे थे, बट रिलेटिवली थोड़ा सॉफ्टर नंबर आया है इस क्वार्टर का। और इसके पीछे कुछ रीजन भी है, तो कुछ ज्योग्राफीज में इनको पेन दिखा था, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। पहले समझते कि ये डिफरेंट कैसे कंपेयर टू इंडिया शेल्टर। तो ये होम फर्स्ट फाइनेंस का अगर आप कस्टमर बेस देखेंगे जिसको ये सर्व करते हैं, तो वहां पे एक बेसिक डिफरेंस है। तो ये मेजरली लोन देते हैं सैलरीड एम्प्लॉइज को, तो 70% के आसपास इनका जो कस्टमर बेस है वो सैलरीड है, और इनका जो प्राइम प्रोडक्ट है वो हाउसिंग लोन है। तो ऑलमोस्ट 83% जो इनका बुक है वो हाउसिंग लोन का है। तो सी हाउसिंग लोन अगर आप दे रहे हो और अगर आप सैलरी एम्प्लॉय को दे रहे हो, तो आपकी जो यील्ड्स है रिलेटिवली, जो कस्टमर को आप रेट चार्ज कर रहे हो वो रिलेटिवली सॉफ्टवेयर होने वाले हैं। तो इनकी जो यील्ड्स होते हैं वो कितने होंगे, ये है अराउंड 13.4 के आसपास है, जो स्टेबल है। बट ये इनका प्रोफाइल है, जो यील्ड प्रोफाइल है। तो इसके बाद अगर आप इनका स्प्रेड देखेंगे तो जैसे इंडिया शेल्टर का ऑलमोस्ट 6.4 के आसपास था, इनके स्प्रेड्स अराउंड 5% के आसपास है। अगेन नॉट समथिंग विच इज गुड और बैड, बट समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ बिजनेस होम, जो होम फर्स्ट फाइनेंस है उसका थोड़ा अलग कैसे है। तो चलो ये बात हो गई, इनका कस्टमर बेस कैसा है। अब सी इनका ज्योग्राफी वाइज प्रेजेंस देखेंगे तो 13 स्टेट्स में ये प्रेजेंट है, और इनके मेजर प्रेजेंस कहाँ पे है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये इनके कुछ मेजर स्टेट है। सेंट्रल वेस्टर्न थोड़ा रीजन में इनका ज्यादा प्रेजेंस है। तमिलनाडु भी एक इनका एक बड़ा स्टेट है। तो यहाँ पे इनका मेजर प्रेजेंस है। नॉर्दर्न रीजन में थोड़ा रिलेटिवली कम है, सेंट्रल वेस्टर्न और एक सदर्न स्टेट है, यहाँ पे इनका ज्यादा प्रेजेंस है। अब ये जानना समझना इसलिए जरूरी है, इंडिया शेल्टर का देखेंगे तो 16 स्टेट्स में प्रेजेंस है। ये कितने स्टेट्स में प्रेजेंट है, 13 स्टेट में। हम एप्टस में जब आएंगे तो हम एप्टस में भी बात करेंगे, तो एप्टस का प्रेजेंस है हार्डली 5 to 6 स्टेट्स में। तो ज्योग्राफी वाइज जितना थोड़ा डाइवर्सिफाइड होते हो, तो अगर किसी स्टेट वाइज अगर चैलेंजेस आते हैं तो आप उस चैलेंजेस से थोड़ा सा बच जाते हैं। जैसे अगर जो भी मल्टीपल एनबीएफसी है, हमने एसबीएफसी की बात की थी जिसका कर्नाटका में ज्यादा एक्सपोजर है, तो कर्नाटका जो ऑर्डिनेंस आया था, खाता बुक वाला इशू था, तो वहां पे फिर अगर आपका ज्यादा प्रेजेंस है, जहाँ पे अगर आप ज्यादा आपका कस्टमर बेस है, तो इम्पैक्ट आने का चांसेस ज्यादा होता है अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड बुक है। तो इसलिए डाइवर्सिफाइड होना ये भी एक पैरामीटर है जो मैं ऑलवेज एनालाइज करता हूँ, बिकॉज अगर वो हायर पेस से ग्रो हो रहे हो और किसी एक स्टेट में ज्यादा प्रेजेंस है, जैसे स्टार हाउसिंग फाइनेंस एक कंपनी है, यू कैन गो इन टू चेक, सबसे छोटा कंपनी है, 500 करोड़ का उनका एयूएम का टोटल बुक है। महाराष्ट्र डोमिनेटेड, डेफिनेटली महाराष्ट्र इज अ गुड स्टेट, यहाँ पे कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर कुछ यहाँ पे दिक्कत आती है तो स्टार हाउसिंग फाइनेंस इज एट अ लार्जर रिस्क, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट 80-90% बुक तो यहीं पे है। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन होना, ज्योग्राफी वाइज प्रेजेंस डिफरेंट स्टेट्स में होना अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दे आर वेल डाइवर्सिफाइड, 158 ब्रांचेस है, 13 स्टेट में इनका प्रेजेंस है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनके नंबर्स में आते हैं वापस। तो इफ यू लुक एट इनका इस क्वार्टर में एएम ग्रोथ अराउंड 29% का रहा है। स्प्रेड्स ऑलमोस्ट इन लाइन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5.2 थे, 5.1 के आसपास है। स्प्रेड्स एंड निन में कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच इनका 3 ब्रांचेस इन्होंने ऐड किए हैं। ये ऑलमोस्ट इनका प्लान होता है 15-20 ब्रांचेस एवरी ईयर ऐड करने का। लास्ट ईयर इन्होंने आई थिंक 12 ब्रांचेस को ऐड किया था, फिजिकल ब्रांचेस की मैं बात कर रहा हूँ। इस साल इन्होंने 3 ब्रांचेस ऐड किए अभी। नेक्स्ट क्वार्टर में Q2 में जो करंट अभी है, हम इसमें 6 ब्रांचेस ऐड करने का इनका प्लान है। तो विच इज इन लाइन चल रहा है। ओपेक्स टू एएम, सी एज आई वाज मेंशनिंग अबाउट इंडिया शेल्टर जो 4.2 पे था, इनका 2.7 पे है। तो ओपेक्स टू एएम इज आल्सो इन कंट्रोल फॉर दी होम फर्स्ट फाइनेंस। अब इनके लिए दिक्कत वाला जो पार्ट था, जो इन्होंने अपने कुछ कॉन कॉल में डिटेल्स को शेयर किया, थोड़ा उस पे आते हैं। तो इनका अगर आप डिसबर्समेंट का नंबर देखेंगे तो -2% है क्यू ऑन क्यू, और 7% है वाईओवाई। तो ये 7% का नंबर आप जो वाईओवाई है, अगर इसको इंडिया शेल्टर या फिर एप्टस से कंपेयर करेंगे, लोअर साइड पे है, सिंगल डिजिट में है। होम पर जो इंडिया शेल्टर है उसका नंबर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 24% का था, एप्टस का भी डबल डिजिट में है। तो होम फर्स्ट फाइनेंस का ये जो डिसबर्समेंट में स्लो डाउन दिखा है, बिकॉज सी अगर आप आइसोलेशन में होम फर्स्ट फाइनेंस का नंबर देखेंगे विदाउट लिसनिंग टू द कॉन कॉल, तो यू विल थिंक यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। एक तो एसेट क्वालिटी थोड़ा सा डिटोरिएट हो रहा है, साथ में अगर डिसबर्समेंट का पेस अगर स्लो डाउन हो रहा है, तो उसमें से क्या इंडिकेशन मिलता है कि मे बी जो मैनेजमेंट इज थिंकिंग
कि भाई एसेट क्वालिटी कहीं पे डिटोरिएट होने वाली है, आगे चलते हुए कुछ प्रेशर आने वाला है, तो क्या ऐसा सिचुएशन बिल्डअप हो रहा है। तो ये कॉन कॉल में जब डिटेल्स को इन्होंने शेयर किया तो इनका कहना है कि हमें जो डिसबर्समेंट में थोड़ा दिक्कत दिखा है वो स्पेसिफिकली 2-3 जगह पे है जो इन्होंने रीजन्स का मेंशन किया। तो इनका कहना है कि गुजरात में सूरत रीजन हो गया या फिर कोयम्बतूर हो गया, ये 2-4 रीजन्स में इनका कहना है कि रीजनल इश्यूज है जहाँ पे थोड़ा सा पेस है इनका थोड़ा सॉफ्टर रहा है, जिसकी वजह से अप्रैल मंथ में इन द कंप्लीट क्वार्टर अप्रैल में जून देखेंगे, अप्रैल में जो इनका डिसबर्समेंट का नंबर है वो इनके खुद के टारगेट के नीचे रहा है। अप्रैल का नंबर कम रहा है बट मई जून में वो ऑलरेडी पिकअप हो गया है, ऐसे इनका कहना है। ये मई जून में डिसबर्समेंट इनका इन लाइन रहा है बट ओवरऑल जो पूरा क्वार्टर है वो थोड़ा सा डिसबर्समेंट के टर्म में सॉफ्टर रहा है। तो विल नोटिस इनका जब नंबर्स आए थे तो इसी फैक्टर की वजह से, क्योंकि डिसबर्समेंट थोड़ा स्लोअर साइड पे है, एक डाउन टिक आया था आफ्टर द रिजल्ट, तो दिस वाज द प्राइम फैक्टर। बट जब कॉन कॉल्स में डिटेल्स इमर्ज हुआ तो इन्होंने काफी क्लियर गाइडेंस दिया है फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर, और इनका कहना है हमें हमारा जो ओवरऑल पूरे साल का टारगेट है और जो 28 to 30% एवीएम को ग्रो करना है, उसके लिए जो हमें डिसबर्समेंट करना है ऑलमोस्ट 5600 to 5800 करोड़ का करना है, वो अचीव करने के लिए हमें सिर्फ एडिशनल 100 करोड़ एवरी क्वार्टर डिसबर्समेंट करना है। तो इन्होंने क्या नंबर्स दिया है, तो यू विल नोटिस इन्होंने जो कॉन कॉल में डिटेल्स शेयर की है कि एवरी क्वार्टर वी हैव टू गिव एडिशनल 100 करोड़, तो 1350 करोड़ का डिसबर्समेंट Q2 में करना है, 1450 करोड़ का डिसबर्समेंट Q3 में है, 1550 करोड़ का डिसबर्समेंट Q4 में करना है। और ये अगर ये कर लेंगे तो इसेंशियली पूरे साल का जो गाइडेंस है उसको धीरे आराम से मेंटेन कर लेंगे। तो इनका ये गाइडेंस है। अब एसेट क्वालिटी वाइज जो इनको चैलेंजेस देखे ये भी इसी रीजन में है, सूरत कोइंबतूर, यहाँ पे इनका कलेक्शन टाइमली नहीं हो पाया है, यहाँ पे इनको कुछ दिक्कतें दिखी है, जिसकी वजह से इनके जो डीपीडी बकेट है वो भी थोड़ा सा डिटोरिएट हुआ है, और जीएनपी और एनएनपीए यहाँ पे थोड़ा सा अपटिक दिखा है। जीएनपीए 1.8 पे पहुंचा है, एनएनपीए 1.4 पे पहुंचा है, और क्रेडिट कॉस्ट भी थोड़ा सा बढ़ा है। तो सी जनरली जब भी अब होम फर्स्ट फाइनेंस अगर हिस्टोरिकली देखेंगे तो इनको जनरली ना ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता नहीं है, तो इसेंशियली जो इनका पैट का ग्रोथ होता है वो इन लाइन ही होता है जो इनका एयूएम का ग्रोथ होता है। तो इस साल का इस क्वार्टर का जो एयूएम का ग्रोथ है ऑलमोस्ट 28% है, बट इस क्वार्टर में इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है, तो विच इज गुड थिंग। ऑपरेटिंग लेवरेज इसेंशियली अगर आपको मिल रहा है तो आपका इसेंशियली ये बता रहा है कि आपके ओपेक्स पे आपका कंट्रोल है, और आपके अदर जो खर्चे हैं क्रेडिट कॉस्ट वगैरह है वो भी आपका उतना परसेंटेज में डिटोरिएट नहीं हुआ है कि आपके बॉटम लाइन को हैम्पर करे, बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट जो प्रोविजन आप कर रहे हैं इट इज एक्सपेंस इन योर पीएनएल स्टेटमेंट। तो क्रेडिट कॉस्ट बड़ा जरूर है बट उसने उतना इम्पैक्ट नहीं किया है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी इस क्वार्टर में मिला है, तो विच इज गुड। तो इनका गाइडेंस की अगर बात करें तो इनका क्या कहना है, हमारा जो पूरे साल के लिए एयूएम का गाइडेंस है 28 to 30% का, स्प्रेड्स हमारे 5.1 5.2 इसी रेंज में रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, 6 ब्रांचेस ऐड करने का इनका गाइडेंस है। ओपेक्स टू एयूएम 2.7 पे है, वो थोड़ा नीचे आके 2.6 to 2.7 के आसपास रहेगा, ये इनका कहना है। क्रेडिट कॉस्ट के लिए इनका गाइडेंस है 0.3 to 0.4 रहेगा। आरओए इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव टू 4। अभी अगर आप इनका बुक देखेंगे, इनका आरओई का नंबर देखेंगे तो यू विल सी कि यहाँ पे एक डिप आया है, 17% पे था, 14.9 पे आया है। तो ये इसेंशियली हुआ है बिकॉज इन्होंने क्यूआईपी किया है 1250 करोड़ का, आई थिंक इन्होंने अप्रैल मंथ में क्यूआईपी किया था, जिसकी वजह से इक्विटी बेस बढ़ा है। तो इसेंशियली आपका जो आरओई का नंबर है थोड़ा सा कम हुआ है, बट इसेंशियली दैट इज रिक्वायर्ड अगर आपको हायर पेस से ग्रो करना है। आई कैन मेंशन मल्टीपल टाइम्स, अगर आपका लोन बुक है, कोई भी बैंक हो, एनबीएफसी हो, अगर लोन बुक का एवीएम का जो ग्रोथ है अगर इट इज मोर देन आपका आरओई का नंबर, तो आपको टाइम टू टाइम आरओ आपका जो इक्विटी बेस है उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, या फिर डेट लेके आपको पैसा खड़ा करने का, दो ही तो सोर्सेस है फंडिंग किया है, मतलब आप डेट लो या फिर इक्विटी है। तो ये इन्होंने इक्विटी डाइल्यूशन किया है 1250 करोड़, जिससे इनका आरओई का नंबर थोड़ा सा नीचे आया है। बट ये अभी इनके लिए करंटली जो ग्रोथ कैपिटल अवेलेबल हो रहा है, तो इनका कहना है कि नेक्स्ट मे बी 3 to 4 ईयर्स तक हमको एडिशनल जो भी हमारा टारगेट है 28-30% ग्रो करना एयूएम को, नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स तक हमको फर्दर इक्विटी डाइल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। एंड अगेन दे हैव प्लान टू गो बैक टू 15-16% सिक्वेंशियली, और ये इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट 5 to 6 क्वार्टर्स में हम उस रेंज में वापस पहुंच जाएंगे। अब इनका भी क्या कहना है, अगर इनका यील्ड और अगर कॉस्ट ऑफ फंड का अगर प्रोफाइल देखेंगे तो यू विल नोटिस वो भी काफी स्टेबल रहा है। इनका जो यील्ड है वो अराउंड 13.4 के आसपास, 13.5 के आसपास स्टेबल है। कॉस्ट ऑफ फंड इनका 8.4 पे है, बट इनका कहना है नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑलरेडी इंक्रीमेंटल जो बोरोइंग ये कर रहे हैं वहां पे जो इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो 15-20 बेसिस पॉइंट से नीचे है, और इंक्रीमेंटली भी रिमाइंडर ऑफ द ईयर में एज इंडिया शेल्टर मेंशन्ड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज गोइंग टू कम डाउन बाय 15 to 20 बेसिस पॉइंट, जिसकी वजह से इनका भी ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो नीचे स्लाइड होने वाला है, जिसकी वजह से अगेन इनका जो स्प्रेड से निम से यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है, तो विच इज अगेन वेरी पॉजिटिव। अगेन आई थिंक आई मेंशन टू टॉक अबाउट डिजिटल या फिर टेक जो एनहांसमेंट ये दोनों कर रहे हैं, होम फर्स्ट फाइनेंस हो गया या फिर एक्टर जो इंडिया शेल्टर है, ये दोनों ने काफी प्रोमिनेंटली मेंशन किया टेक प्लेटफॉर्म के अपग्रेड पे ये जो काम कर रहे हैं। इंडिया शेल्टर स्पेसिफिकली इज डूइंग सम फ्यू मोर थिंग्स लाइक ये इन्होंने एआई एमएल इंप्लीमेंट किया है कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर जो भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होती है उनको वेरीफाई करने के लिए। ये सारी चीजों के लिए जब आपके टेक प्लेटफॉर्म्स रेडी होते हैं, अपग्रेडेड होते हैं,
तो जो भी आपको कस्टमर को सर्विस देनी है, कस्टमर को टाइमली लोन डिसबर्स करना है, ये जो टैट होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है, आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। ये अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 72 आवर्स में, विदिन 72 आवर्स ये कस्टमर का जो लोन है उसको सैंक्शन कर देते हैं। तो इसेंशियली ये हासिल इसी वजह से हो सकता है अगर आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्गर हो, और अगर उसके बाद भी कंप्लीट अगर आपका जो लोन का जर्नी है वहाँ पे अगर कलेक्शंस है या फिर ट्रैकिंग करना है, ये सारी चीजों को ट्रैक करने के लिए इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे इनका अपग्रेड चल रहा था। इंडिया शेल्टर्स ने भी अपने इंस्टेंट ई केवाईसी हो गया या फिर फास्टर कस्टमर ऑनबोर्डिंग हो गया, पेपरलेस प्रोसेस, यहाँ पे कुछ टेक अपग्रेड्स किए हैं। और इनका जो करंटली डिजिटल आप कलेक्शन देखेंगे अराउंड 96% है, उसको बढ़ा के इंप्रूव करने पे इनका कॉन्स्टेंटली फोकस है। अब ये जरूरी इसलिए होता है बिकॉज ये छोटे टिकट साइज के लोन देते हैं टू लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। तो जितने आप कस्टमर आप बढ़ेंगे, जितने लार्ज कस्टमर को आप सर्व करेंगे, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होते हैं, टेक प्लेटफॉर्म जो आपके पास होते हैं, आपको एनेबल करते हैं इन सारे लार्ज कस्टमर पूल को ट्रैक करने के लिए विदाउट हैविंग अ लार्ज एम्प्लॉय प्रेजेंस ऑन द ग्राउंड। तो अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल में रखना चाहते हो व्हाइल यू आर ग्रोइंग एट सच एग्रेसिव पेस, ये टेक प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी होते हैं। केपी ग्लोबल के नंबर्स की हमने जब बात की तो वहां पे भी हमने मेंशन किया, वो भी टेक प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर रहा है जो सितंबर में उनका रेडी होने वाला है। तो एवरीवन इज डूइंग दैट, और ये बहुत नेसेसिटी है गिवन आप जिस पेस से ग्रो कर रहे हो और लार्जर कस्टमर बेस को सर्व कर रहे हो। तो होम फर्स्ट फाइनेंस ने भी कुछ एआई प्लेटफॉर्म की बात की। इन्होंने एक एआई कन्वर्सेशनल ऐप डेवलप किया है जिसके तहत जो लीड जनरेशन है या फिर कस्टमर की प्रोफाइल चेक करना है या फिर वेरिफिकेशन करना है, डॉक्यूमेंट का अंडर राइटिंग करना है, कलेक्शंस करना है, ये पूरे प्रोसेसेस को ट्रैक करने के लिए डिफरेंट एआई प्लेटफॉर्म इन्होंने भी बनाए हैं। तो इसेंशियली अब जो एम्प्लॉय है उसका जो बर्डन है, जो ऑन द ग्राउंड काम कर रहा है, उसका बर्डन कम होगा। इसेंशियली वो मोर कस्टमर्स को हेल्प कर पाएगा। तो इसेंशियली एम्प्लॉय एफिशिएंसी जो है वो इससे एनहांस होगी। तो एम्प्लॉय कॉस्ट अगर कंट्रोल में रहेंगे तो अगेन आपका ओपेक्स कंट्रोल में रहेगा, आपके बॉटम लाइन को सपोर्ट मिलेगा। तो ये दोनों, इंडिया शेल्टर हो गया या होम फर्स्ट हो गया, इनका दोनों का काफी स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस है अपने टेक प्लेटफॉर्म के एनहांसमेंट पे या फिर इंप्रूव करने पे। तो ओवरऑल सिचुएशन इनका काफी अच्छा है। ये भी ऑलमोस्ट अपने गाइडेंस के इन लाइन चल रहे हैं सारे पैरामीटर्स पे, और इन्होंने भी जैसे एज आई मेंशन सीजनैलिटी इंपैक्ट के बारे में बोला, जो इनके नंबर्स में क्रेडिट कॉस्ट में थोड़ा सा डिटोरेशन दिखा है, बट ओवरऑल इनका भी कहना है वी आर वेरी मच ऑनलाइन और ये इन लाइन है। और ये जो नंबर्स है रिमाइंडर ऑफ द ईयर में एसेट क्वालिटी वाइज इंप्रूव होंगे, यहाँ से फर्दर डिटोरिएशन तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो ये हमें ट्रैक करना पड़ेगा जब फर्दर अपडेट्स आएंगे इन दी रिमाइंडर ऑफ द ईयर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं। अब एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है टू बिगिन विद, बिकॉज इनका एसेट क्वालिटी भी एज सच बहुत कोई खराब नहीं है, बट इनका जो लोन बुक का ग्रोथ है वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं आता है। अब इनका भी लोन बुक का साइज देखेंगे तो वो कितना है, ऑलमोस्ट 11,000 करोड़, 12,000 करोड़। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है होम फर्स्ट फाइनेंस के कंपैरिजन में, बट फिर भी इनका जो लोन बुक का ग्रोथ है वो 24% का आया है इस क्वार्टर में। तो अगर आप 24% से ग्रो कर रहे हो तो आई एक्सपेक्ट कि एप्टस टू ग्रो बिट फास्टर। तो इनका गाइडेंस है, अगर आप देखेंगे FY26 के लिए, FY28 का इनका गाइडेंस है, तो इनका FY28 के लिए गाइडेंस है था मतलब 25,000 करोड़ का लोन बुक हासिल करना। तो इस ग्रोथ को हासिल करने के लिए उनको 27 टू 28 के आसपास लोन बुक को ग्रो करना है। और ये उस गाइडेंस से, अपने खुद के गाइडेंस से पीछे चल रहे हैं। 24% का AUM ग्रोथ है इस क्वार्टर का। और इस क्वार्टर में जो इन्होंने अपडेट दिया ना, मतलब अपने लोन बुक का टारगेट 25,000 करोड़ का जो अचीव करना है उसको स्लाइटली इन्होंने आगे शिफ्ट कर दिया। तो अब 28 तक बात कर रहे थे, अब ये बोल रहे हैं हम 25,000 लोन बुक का जो साइज है उसको FY29 में हासिल करेंगे। तो इसेंशियली अपना जो गोल पोस्ट है उसको आगे आगे पुश कर दिया। तो स्मार्टली इसेंशियली इन्होंने अपना ये जो टारगेट है आगे पुश कर दिया। तो इसेंशियली ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हम एग्रेसिवली जो 28 के आसपास परसेंट से ग्रो करना है उसको नहीं कर पाएंगे, तभी जाके लोन जो टारगेट है उसको आगे पुश किया। तो इसेंशियली पेस ऑफ ग्रोथ है ना, रिलेटिवली मुझे सॉफ्टवेयर होता हुआ दिख रहा है एप्टस वैल्यू हाउसिंग में। अब 24 इज नॉट अ बैड नंबर, बट आप हिस्टोरिकली जो कर रहे थे ना उसके कंपैरिजन में ये रिलेटिवली थोड़ा सॉफ्टर है। 24% का जो इस क्वार्टर का नंबर है। और आगे थोड़ा बढ़े तो इनके भी सच एसेट क्वालिटी में बहुत डिटोरेशन नहीं हुआ है। लेट्स मे बी लुक एट नंबर लाइन बाय लाइन। तो निम्स और स्प्रेड इनके भी कोई दिक्कत नहीं है। अगेन इन्होंने भी सेम चीजें मेंशन की कि इनका जो स्प्रेड है और जो निम्स है वो मेंटेन है, इनको भी कुछ पार्शियली बेनिफिट मिला है। जो कॉस्ट ऑफ फंड से इनके कम हुआ है अराउंड 15-20 बेसिस पॉइंट, एंड इट इज एक्सपेक्टेड इन द रिमाइंडर ऑफ द ईयर आल्सो अनदर 15-20 बेसिस पॉइंट रेट कट बेनिफिट टू कम थ्रू। अगर आप इनका ब्रांचेस देखेंगे तो इन्होंने एक ही ब्रांच ऐड किया है, बट जो Q2 है जो करंटली हम चल रहे हैं उसमें 15 ब्रांचेस ऐड करने का इनका टारगेट है। और अब इन्होंने इनका अगर ज्योग्राफी वाइज प्रेजेंस देखेंगे तो इनका मेजरली प्रेजेंस सदर्न रीजन में है। तो इफ यू लुक एट दिस इमेज यू विल नोटिस इनका प्रेजेंस है कहाँ पे। तो मेजरली इनका डोमिनेशन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, ये इनके मेजर स्टेट्स है। 4-5 स्टेट्स में इनका मेजर डोमिनेशन है। और रिसेंटली इन्होंने महाराष्ट्र और ओडिशा में एंट्री लिया है। और इनका जो
क्यूमुलेटिव लोन बुक है इन 2 स्टेट्स में मिला के 67 करोड़ पे पहुंचा है। आई थिंक हार्डली कपल ऑफ क्वार्टर्स दे हैव वेंचर्ड इनटू दिस 2 स्टेट्स। अब सी ज्योग्राफी वाइज इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है, बट दे आर स्टिल मे बी इन बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी वाइज जो प्रेजेंस है। अब ये न्यू ज्योग्राफीज में जाने के बाद आपको टेस्ट करना पड़ता है कस्टमर का प्रोफाइल कैसा है, कस्टमर की मेंटालिटी कैसी है, उसका इनकम लेवल्स कैसा है, इनकम का कंसिस्टेंसी कैसा है। ये आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग आने के लिए कुछ टाइम जाता है, राइट। तो इसके बाद आप उसको उस स्टेट्स में डीपर पेनिट्रेशन करेंगे। और महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी देयर आर लॉट मेनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो यहाँ पे कंपटीशन भी है, तो आपको यील्ड भी मेंटेन करने हैं, ग्रो भी होना है, तो दे आर नाउ डूइंग इट। अब इनका गाइडेंस क्या है, महाराष्ट्र में इनका कहना है इन दिस ईयर FY26 दे विल ऐड 10 मोर ब्रांचेस एंड नेक्स्ट ईयर में FY27 में 10 to 15 मोर ब्रांचेस। तो इसेंशियली नेक्स्ट 2 साल में 25 ब्रांचेस ऐड करना महाराष्ट्र में इनका गाइडेंस है। ओडिशा में भी धीरे धीरे ब्रांचेस को एक्सपांड करेंगे। तो 2 नए ज्योग्राफीज में इन्होंने एंटर किया है, तो उनको डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। अब इनका कस्टमर प्रोफाइल देखिए, अगेन थोड़ा डिफरेंट है और वेरी सिमिलर है जो ऐसा इंडिया शेल्टर का है। सेल्फ एम्प्लॉयड का बेस ऑलमोस्ट 78% का है, जहां पे यील्ड थोड़े बेटर होते हैं। बट ये इनके बुक में अगर आप देखेंगे तो इनके बुक में लोन बुक का अगर कंपोजिशन देखेंगे तो होम लोन्स मेजर फैक्टर है। तो होम लोन देते हैं, वैसे होम लोन देते हैं या फिर टॉपअप लोन देते हैं होम लोन के अगेंस्ट अगर रिक्वायरमेंट होगी कस्टमर की, ये इनका मेजर बुक है। बट इनका एक स्मॉल बिजनेस लोन का भी पार्ट है जो ऑलमोस्ट 20% इनके ओवरऑल बुक में है। तो बिजनेस लोन भी देती है और होम लोन भी देती है। तो ये इनका कस्टमर प्रोफाइल है। लेकिन ऑपरेट कहाँ पे करती है, रूरल एरियाज में इनका मेजर फोकस है लोन बुक का। मार्जिन देखेंगे तो वी वर टॉकिंग अबाउट इनकी यील्ड्स और प्रोफाइल कैसा है कॉस्ट ऑफ फंड का, तो काफी स्टेबल 17.4 के आसपास है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी वहीं पे, तो इनके स्प्रेड्स में एज सच कोई अब तक चेंज नहीं दिखा है। बट अपकमिंग क्वार्टर्स में इंक्रीमेंटल जो बोरिंग है वो लोअर रेट पे हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होंगे, तो इनके अगेंस्ट स्प्रेड्स को सपोर्ट मिलने वाला है। अभी थोड़ा नंबर से वापस आते हैं, तो इनका एसेट क्वालिटी थोड़ा डिटोरिएट हुआ है, कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ा नीचे आया है। डीपीडी बकेट भी देखेंगे 30+ डीपीडी, मतलब जिन्होंने 30 डेज से ज्यादा हो गए अपना 2 EMI इसेंशियली मिस कर दिया है। 1+ डीपीडी इज लाइक एक EMI मिस किया। 30+ डीपीडी इज लाइक आपने पहला EMI मिस किया, 30 डेज हो गए, नेक्स्ट EMI भी आपने मिस कर दिया, तो 2 EMI मिस किया है, वो नंबर 6.45 पे पहुंचा है। टोटल अकाउंट का परसेंटेज होता है ये, तो वहां पे भी थोड़ा डिटोरेशन दिखा है। बट इन्होंने काफी क्लियरली बोला कि दिस इज नॉट एनी स्पेसिफिक स्टेट वाइज प्रॉब्लम या फिर कोई कस्टमर सेगमेंट का स्पेसिफिक इशू नहीं है। दिस इज अगेन अ सीजनैलिटी इम्पैक्ट और सिमिलर फैक्टर्स जो एजुकेशनल फीस वगैरह है, स्कूल फीस है, वैकेशन है, थोड़ा हीट वेव होता है, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ा स्लोअर साइड पे होता है। तो इस वजह से जो भी फैक्टर्स है, इनका कहना है सीजनल इम्पैक्ट है जो इनके एसेट क्वालिटी में डिटोरिएट हुआ है। बट अगेन इट इज गोइंग टू बी रिकवर्ड इन द रिमाइंडर ऑफ द ईयर, ये इनका भी कहना है। सी अब इनका अगर एवरेज टिकट साइज देखेंगे तो इनका स्पेसिफिकली जो पॉइंट है जो इनके कॉन्कॉल में इन्होंने हाईलाइट किया कि हमारा जो एवरेज टिकट साइज है वो 8.59 के आसपास था, जो अभी थोड़ा 50,000 पर ईयर, 50 to 100,000 बेसिकली 50,000 to 1 लाख एवरी ईयर बढ़ेगा, क्योंकि हमने स्ट्रिंजेंट फिल्टर्स भी लगाए हैं कस्टमर को और एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल में रखना है और इन्फ्लेशन भी है। तो कीपिंग दिस फैक्टर्स इन माइंड, एवरेज टिकट साइज थोड़ा सा बढ़ने वाला है। ये फैक्टर को होम फर्स्ट फाइनेंस ने भी मेंशन किया, जो ज्योग्राफीज में ये प्रेशर फील कर रहे हैं, जैसे यूपी उत्तराखंड वगैरह रीजन में जहाँ पे ये प्रेशर फील कर रहे हैं, हायर क्रेडिट फिल्टर्स इन्होंने लगाए हैं और वहां पे अगेन वो टिकट साइज भी थोड़ा सा इंप्रूव होता है। अब इसी अब कोई भी ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, लोन बुक में आपकी तभी ग्रोथ आएगी आप आइदर ज्यादा नंबर ऑफ लोन्स दो या फिर एवरेज टिकट साइज बढ़ा दो, तो दोनों फैक्टर्स इंप्रूव हो गए। एक्टर्स का कहना है कि 50,000 to 1 लाख हमारा एवरी ईयर जो एवरेज टिकट साइज है बढ़ने वाला है गिवन द इन्फ्लेशन सिनेरियो। तो और इनका जो बुक का अगर कॉम्पोजिशन देखेंगे तो अगेन इनका भी कहना है 80% ऑफ आवर बुक इज फिक्स रेट। तो इसेंशियली कस्टमर को मोर और लेस उनको जो बेनिफिट पास ऑन करना है वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट इनके जो यील्ड्स है वहां पे जो मिलता है इनको वहां पे नहीं होने वाला है। तो इसेंशियली स्प्रेड्स और निम के रिलेटेड इनको कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं दिखता है। इस क्वार्टर में इनको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है बट रिलेटिवली सॉफ्टर रहा है। इनके अगर पीएनएल पे अगर हम आए तो यू विल नोटिस इनको इनकम जो इनका ग्रो हुआ है वो 23% इंटरेस्ट इनकम ग्रो हुआ है और ओवरऑल जो अदर इनकम है 23% है। एक्सपेंसेस ज्यादा परसेंट से बढ़े हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस निम इनका जो नेट इंटरेस्ट है वो 30% से बढ़ा है। क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो कंपेयर टू लास्ट Q1 जो 4 पे था 11 हुआ है और उसकी वजह से आप देखेंगे जो पीबीटी है वो ऊपर देखेंगे तो 30% ग्रोथ है बट नीचे आते आते थोड़ा डायल्यूट हुआ है बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है बट लोअर ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, बेटर मिलता अगर क्रेडिट कॉस्ट पे कंट्रोल होगा। तो ये इसेंशियली इनका भी स्टोरी है। अब इनके अगर कुछ और बिजनेस अपडेट्स की बात करें तो जैसे इनके बुक में भी और आई थिंक इंडिया शेल्टर के बुक में लैब का एक पार्ट है, राइट। मतलब आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हो और एमएसएमई कस्टमर को आप ये लोन देते हो, तो अगर एमएसएमई में स्ट्रेस आएगा तो यहाँ पे कस्टमर की प्रोफाइल, कस्टमर की पेइंग एबिलिटी में इंपैक्ट होना पॉसिबल है। तो दोनों इंडिया शेल्टर हो गया या फिर एप्टस ने काफी क्लियरली मेंशन किया कि एज सच हमने अब तक हमारे कोई भी कस्टमर प्रोफाइल में एमएसएमई की स्ट्रेस की वजह से कोई भी पेमेंट्स में इंपैक्ट होते हुए नहीं दिखा है। तो ये एक अपडेट इन्होंने शेयर किया है। तो ओवरऑल जो इनका भी सिचुएशन है
स्टेबल है, बट आई एक्सपेक्ट एप्टस टू ग्रो अ मच हायर पेस, जो करंटली ये नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी गोल पोस्ट को धीरे-धीरे आगे पुश करें। तो यही थोड़ा-सा नेगेटिव है। एसेट क्वालिटी वाइज़ तो चलो इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, वो हमको अगले क्वार्टर्स में दिखेगा, बट ये पेस अगर बढ़ाती है, तो वो बेटर होगा। और वैल्यूएशन वाइज़ देखेंगे तीनों में, तो होम फर्स्ट थोड़ा हायर साइड पे ट्रेड करता है। 4.5 के आसपास इसका जो प्राइस टू बुक करंटली चल रहा है। एप्टस देखेंगे तो 4 के आसपास है। इंडिया शेल्टर हायर पेस पे ग्रो कर रहा है, 34% का ईयूएम ग्रोथ है, और अभी भी 3.6, 3.7 के प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है। तो ओवरऑल हायर पेस से ग्रोथ होते हुए इंडिया शेल्टर मेंटेनिंग द एसेट क्वालिटी, एक्सपेंसेस को कंट्रोल रखते वक्त ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। ये मुझे बेटर प्लेस लगता है इन दी ओवरऑल हाउसिंग स्पेस। ये प्रीवियसली भी सिचुएशन वही था, अभी भी वही है। इंडिया शेल्टर शुड बी बेटर प्लेस इन कंपैरिजन टू अदर पीयर्स। तो ये ओवरऑल समरी है। आई विल कीप यू पोस्टेड इन द अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल। लेट मी नो ऑफ योर क्वेरीज, आई एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।